गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम सामाजिक विज्ञान विषय में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था केंद्र सरकार। मतलब केंद्र सरकार का टॉपिक चल रहा था और मैंने बताया भी था कि ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इस लेसन में हमने लोकसभा की रचना, संगठन, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ लिया। इसमें हमने राज्यसभा की रचना, संगठन, ठीक है, उसके सभापति, उपसभापति, उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है संसद के कार्य एवं शक्तियां। संसद के कार्य एवं शक्तियां मतलब संसद के क्या कार्य हैं और कौन कौन सी शक्तियां हैं जो संसद के पास है। सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा वो था विधायी शक्तियां। विधायी नाम से स्पष्ट हो रहा है, विधेयक तैयार करने की शक्ति। विधेयक, विधेयक कच्चा कानून जब तक वह सदन में रहता है, जैसे उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो तब तक विधेयक रहता है जब तक वो सदनों में रहता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में रहता है ना, तब तक तो क्या रहता है, विधेयक। और जैसे ही वो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। विधायी शक्ति के बारे में आपको विद्यार्थी बता दूं, संसद के पास जैसे विधायी जो साधारण विधेयक हैं उन्हीं की बात करते हैं। हमें एक बार देखो विद्यार्थियों, सातवीं अनुसूची में शक्तियां बांटी गई हैं केंद्र और राज्यों के मध्य। पहला संघ सूची, संघ सूची में केंद्र से संबंधित बहुत सारे मामले हैं। दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है, ये और एक और पढ़ेंगे हम नीचे, अवशिष्ट शक्तियां। देखो विद्यार्थी एक चीज समझे, हमें इन मामलों में ज्यादातर पावरफुल बनाया गया है संसद को, मतलब संसद को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। संघ सूची से संबंधित अधिकतर जो बड़े विषय हैं उन पर केंद्र ही कानून बनाता है, मतलब संसद ही कानून बनाती है। एक बात, राज्य सूची के मामलों में विशेष परिस्थितियों में, मतलब जैसे आपातकाल लग रहा है, ऐसी परिस्थितियों में वैसे तो राज्य बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में कौन कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकती है। अब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र मतलब संसद प्लस राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद हो गया, विवाद की स्थिति में किसका कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। अब आ रहा है अवशिष्ट शक्तियां। कुछ ऐसे विषय थे जो जब हमारा संविधान बना था उस समय वो नहीं थे, या वैसी समस्याएं या वो उस समय की काल और परिस्थिति के अनुसार सही नहीं थे।
आज वो सही हो गए, जैसे सोशल मीडिया, उस समय नहीं था, आज आ गया। तो इनसे संबंधित जो विषय, जो कानून हैं वो बना लिए गए। अब उनको जोड़ दिया किसमें गया, अवशेष शक्तियों में, और अवशेष शक्तियां किसके अधीन है, केंद्र के अधीन, मतलब संसद। तो इसमें संसद फुल पावरफुल, इसमें भी विशेष परिस्थितियों में, इसमें भी विवाद हो गया तो संसद का मान्य होगा, और इसमें भी संसद। तो कहने का मतलब विद्यार्थी ये है कि संसद के पास विधायी शक्तियां बड़ी मात्रा में है और संसद निरपन कानून तैयार करती है। वह तब तक विधेयक रहता है जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति का मतलब है संसद का भारत की संचित निधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद का भारत की संचित निधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद की स्वीकृति से ही भारत के राजकोष, मतलब संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब क्या समझे कि संसद की वित्तीय शक्ति, संसद का भारत की संचित निधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद की स्वीकृति से ही भारत के राजकोष से धन निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है संपूर्ण आय व्यय, जो भी आय व्यय होती है उसका नियंत्रण संसद के पास ही होता है। ठीक है। विभिन्न धन विधेयक भी संसद की स्वीकृति से ही लाए जाते हैं। समझो, वित्तीय शक्ति, संसद का भारत की संचित निधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद की स्वीकृति से ही भारत के राजकोष से धन निकाला जा सकता है, मतलब संसद अगर स्वीकृत नहीं करे तो भारत के राजकोष से धन नहीं निकाला जा सकता। संपूर्ण आय व्यय पर, जो भी देश की आय व्यय है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। धन विधेयक भी संसद की स्वीकृति से ही लाए जाते हैं, मतलब संसद की स्वीकृति होगी तो ही वो क्लियर हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति
शक्ति के मामले में भी संसद शक्तिशाली है। उसकी स्वीकृति के बिना संशोधन संभव नहीं है। मतलब संविधान में कोई भी संशोधन करना वो संभव नहीं है। एक बात, तो संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति के मामले में भी संसद शक्तिशाली है, उसकी स्वीकृति के बिना संशोधन संभव नहीं है। एक बात, दोनों सदनों से कुल संख्या का बहुमत तथा कुल संख्या का तो बहुमत तथा उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत द्वारा संसद संशोधन करती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट इसी में है विशेष मामलों में, मतलब विशेष मामलों में आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। सुनो, संविधान संशोधन की शक्ति के मामले में संसद शक्तिशाली है, उसकी स्वीकृति के बिना संशोधन संभव नहीं है। संसद का मतलब दोनों सदन आपके हो गए, दोनों सदनों से कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत, मतलब जो अलग अलग सदन हैं दोनों का अलग अलग, तो कुल संख्या का तो बहुमत, जैसे लोकसभा 545 तो उनका बहुमत आधे से एक अधिक, और मतदान जैसे मान लो पूरे सदस्य उपस्थित नहीं है तो उपस्थित का 2/3 बहुमत द्वारा संसद संशोधन करती है। ठीक है, विशेष मामलों में आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है, जैसे जीएसटी। ठीक है, जीएसटी कानून जब बनाया गया तो इसका विरोध हो रहा था, तो आधे राज्यों की भी स्वीकृति लेनी पड़ी थी, तब जाकर के कानून पास हुआ था या संशोधन हुआ था। संसद के पास प्रशासनिक शक्ति भी होती है। कहने का मतलब मंत्रिमंडल तब तक ही रहता है जब तक लोकसभा में उसका विश्वास बना रहे।
मतलब संसद के पास प्रशासनिक शक्ति भी होती है, मंत्रिमंडल तब तक ही रहता है जब तक लोकसभा में उसका विश्वास बना रहे। मतलब प्रशासन चलाने की शक्ति भी संसद के पास होती है, संसद ही प्रशासन चलाती है, सिस्टम, व्यवस्था। राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी संसद ही वहन करती है। निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन मतलब चुनाव, निर्वाचन संबंधी शक्ति संसद के पास या संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद प्लस राज्य विधानमंडल मंडल भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति में केवल संसद होती है, उपराष्ट्रपति में तो केवल संसद, और राष्ट्रपति के मामले में संसद के सदस्य, निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, मतलब ये भाग लेते हैं। तो निर्वाचन का मतलब चुनाव करने की शक्ति, मतलब चुनने की शक्ति, चुनाव की शक्ति भी संसद के पास होती है। और वो मोस्टली देश की कार्यपालिका का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में हम आगे पढ़ेंगे, संसद के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल भी भाग लेते हैं, मतलब सॉरी भाई, संपूर्ण राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, और उपराष्ट्रपति के मामले में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग की शक्ति, विद्यार्थियों जैसे बात करें मतलब महाभियोग द्वारा हटाया किसको जाता है? राष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, इसमें सभी आगे मुख्य और अन्य है ना, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मतलब ये बड़े पद हैं। मतलब मोस्टली इनको ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति और उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो भी उच्च मुख्य है वो अन्य न्यायाधीश हैं, इनको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग इनको पद से हटाने की, मतलब ये एक पद के अनुसार या पद की गरिमा के अनुसार काम नहीं करें तो इनको पद से हटाया जा सकता है, मतलब इनको पद से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संसद, ओनली संसद, और कोई नहीं, केवल संसद इन्हें पद से हटा सकती है। संसद
अपने सदन के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव ला करके, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया है, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि महाभियोग किस प्रकार से लागू होता है, कैसे लगाया जाता है। पहले प्रस्ताव देना पड़ता है, राष्ट्रपति को सूचित करना होता है 14 दिन पहले। मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा कि किस प्रकार इनको प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एक बार के लिए आप इतना ही समझें कि संसद के पास महाभियोग की शक्ति होती है। वह महाभियोग की शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को, व नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, आदि को अपनी इस शक्ति के द्वारा पद से हटा सकती है। ये शक्ति किसके पास है भाई? संसद के पास है। राष्ट्रपति शासन को अनुमोदित करने की शक्ति। सुनो, राष्ट्रपति शासन को अनुमोदित, तो विद्यार्थियों जब राष्ट्र में या फिर किसी राज्य में ये लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, जिसे अक्सर हम आपातकाल भी कहते हैं। अक्सर हम क्या नाम देते हैं भाई? आपातकाल। इमरजेंसी और लग गई, राष्ट्रपति शासन लग गया, ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। एक बात, अब राष्ट्रपति ने इसे लगा दिया, लेकिन अगर संसद ने इसको अनुमोदित नहीं किया, 1 माह के अंदर अंदर, 1 माह के अंदर अंदर इसे संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अन्यथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। सुनो, 1 माह के अंदर अंदर इसे संसद की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संसद की स्वीकृति से मतलब संसद की अगर स्वीकृति मिल गई तो यह 6 माह तक रहता है। कब तक रहता है भाई? 6 माह तक रहता है। 6 माह बाद, 6 माह बाद पुनः संसद स्वीकृति देकर बढ़ा सकती है। ठीक है, सुनो क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन को अनुमोदित करने की शक्ति, मतलब संसद के पास एक शक्ति और है जो राष्ट्रपति शासन को अनुमोदित करती है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाता है, लगा दिया। अब ये एक संपूर्ण राष्ट्र में भी लगता है, किसी राज्य विशेष में भी लगता है, राष्ट्रपति द्वारा इसे लगाया जाता है। ठीक है, 1 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति ने लगा दिया तो 1 महीने तक ये वैलिड है। जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होने को है, उससे पहले संसद के दोनों सदनों से अलग अलग इसे स्वीकृत कराना आवश्यक है। और अगर स्वीकृत नहीं कराया जाता है, और अगर स्वीकृत नहीं होता है तो 1 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और अगर स्वीकृत हो गया तो ये 6 माह तक रहता है। मतलब ये राष्ट्रपति शासन कितने दिन रहेगा? 6 माह तक रहेगा। अब 6 महीने हो गए, अभी भी स्थिति नहीं है कि भाई ये हटाएं, तो 6 माह बाद संसद की पुनः स्वीकृति आवश्यक है। संसद की पुनः स्वीकृति से इसे आगे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है भारतीय संविधान द्वारा। तो कहने का मतलब भारतीय संसद अपने आप में शक्तिशाली है, कानून बनाने की शक्ति उसी के पास है, निर्वाचन की शक्ति भी है, महाभियोग की शक्ति भी है, प्रशासनिक शक्तियां भी हैं,
और भी काफ़ी शक्तियाँ, जैसे 7 शक्तियों के बिंदुओं के बारे में हमने अध्ययन किया है। अक्सर प्रश्न आ सकता है 7 नंबर का कि संसद की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में जय।